ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जो जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ एक बार अपने फ्रेंड्स को बता दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ताकि हम क्लास को टाइम से स्टार्ट कर सकें। ठीक है। कुंदन यादव, गुड मॉर्निंग। फटाफट सभी जुड़ जाएं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और जो नया चैप्टर का नाम है वो है साउंड, यानी कि ध्वनि। ठीक है। तो ये जो साउंड वाला चैप्टर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके ऊपर भी जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे बाद में। पहले हम थ्योरेटिकल टॉपिक करेंगे। पिछले हफ्ते हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ली थी, ताकि उस समय हमारी मैराथन चल रही थी, उसकी वजह से हमने कुछ नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। तो आज हम नया चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे, और जो जो हमारे चैप्टर रिमेनिंग है हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो फटाफट क्लास में सभी जुड़ते जाएं। ठीक है। सही है सलोनी मैम, सही है। जीरो यार, ये माइक करंट मार रहा है, माइक। चलिए कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम साउंड का चैप्टर पढ़ेंगे, और साउंड का चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा तरंग यानी कि वेव। ठीक है। तो सबसे पहले हम वेव के बारे में पढ़ेंगे और तरंग के बारे में समझेंगे, ताकि साउंड को जब हम समझेंगे, यानी कि ध्वनि के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ध्वनि असल में क्या है? एक तरंग है, यानी कि वेव है। तो हम वेव से रिलेटेड चीज़ें ही पहले पढ़ेंगे। वेव क्या होती है, तरंग क्या होती है। बिकॉज तरंग एक बार समझ में आ गया तो साउंड भी हमें समझ में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि साउंड यानी कि ध्वनि भी एक प्रकार की तरंग होती है, एक तरीके की वेव होती है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक नॉर्मली वेव हम किसको कहते हैं, तरंग किसको कहते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मैं साउंड की बात नहीं करूँगा, हम यहाँ पर उन सभी चीज़ों की बात करेंगे जहाँ पर हम वेव देखते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, है ना। पानी के अंदर जो लहरें हैं वो भी वेव है, वो भी तरंगे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं जो वेव की यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो जनरल है, वो समझने वाली बात है कि वेव असल में होती क्या है, तरंग असल में होती क्या है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, तरंग के ऊपर क्वेश्चन जो बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि तरंग जो होता है वो किसका संचार करता है, और तरंग जो होता है वो किसका ट्रांसफर करता है। वेव जो होती है वो किसकी ट्रांसफर करती है। सबसे पहले आप ध्यान रखना, ये जो होती है ये एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा का ये आप संचरण करती है, यानी कि ट्रांसफर करती है। तो वेव का काम क्या होता है? वेव का काम होता है एनर्जी को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। तो वही काम यहाँ पर वेव करती है। तो वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। अब हमें क्या लगता है कि यार जो तरंग है वो क्या हमारी पार्टिकल यानी कि कणों का संचरण करती है, क्या उनको ट्रांसफर करती है? नहीं, पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है। तो पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, कण क्या है? देखिए, कोई भी तरंग जो होती है वो असल में, उसकी अगर मैं परिभाषा बोलूं तो वो होता है वाइब्रेशन ऑफ, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि जो भी आपके कण होते हैं माध्यम के अंदर, मीडियम के अंदर, उनके अंदर जो कंपन है, उनके अंदर जो वाइब्रेशन है, उसी को हम वेव बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वही लिखा हुआ है, जब ऊर्जा का संचरण, दोलन, कंपन
या उतार चढ़ाव के रूप में होता है। अब यहाँ पर उतार चढ़ाव, डोलन, कंपन, यहाँ किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है माध्यम के कणों की, यानी कि जो भी पार्टिकल्स आपके हैं, है ना, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह आपकी ट्रांसफर हो जाती है, और इसी ही से तरंग कहते हैं, और इस चीज़ को हम तरंग कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ऐसा बोला था कि तरंगे बहुत तरीके की होती हैं, जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए, रेडियो तरंग, यांत्रिक तरंग जिसको हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, जिसमें साउंड भी आती है, यानी कि साउंड भी एक तरीके की वेव है। तो वेव जो होती है वो असल में पार्टिकल्स या कणों का कंपन होता है, दोलन होता है, कंपन बोल दो, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, है ना। तो जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, ऊर्जा का संचरण एक जगह से दूसरी जगह होता है, और उसी को हम बोलते हैं क्या? वेव, यानी कि तरंग। जय हिंद कुंदन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो तरंगे होती हैं, तबीयत ठीक है कुंदन, अब बेटर है पहले से। कुछ दिनों तक थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, और उसकी वजह से ही क्लास नहीं ले पा रहा था मैं, तबीयत की वजह से। बस सिर्फ मैराथन की क्लास ले रहा था, अदरवाइज़ बाकी क्लासेस मैंने स्किप करी थी बिकॉज ऑफ फीवर। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्लासेस नहीं होने की वजह ही आपको मैंने बता दी थी। अब होपफुली मैं अच्छा हूँ, तबीयत वापस ठीक हो रही है, तो डोंट वरी, अब क्लासेस रेगुलर होंगी। ठीक है, चलिए, और जो मेरा पोर्शन बाकी है मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो साउंड हमारा बाकी है, उसके बाद हमारा एक न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय वाला बाकी है, फिर हमारा ये चैप्टर जो कोर्स जो है फिजिक्स का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और किस तरीके से हम तरंगों को अलग अलग रूप से विभाजित करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि तरंगों का जो विभाजन है वो 4 तरीकों से होता है। कितने तरीकों से होता है? 4 तरीकों से। पहला होता है माध्यम के आधार पर, दूसरा ऊर्जा संरक्षण के आधार पर, तीसरा विम्य आधार पर, और चौथा कणों के आधार पर। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पर बोलूँ तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, एंड फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सर जी अभी क्लास की टाइम 2 बजे थी, बट अभी क्लास स्टार्ट हो गई। 2 बजे क्लास का टाइम था सर जी, फिर मिक्स क्वेश्चन लेकर आएगा। हाँ, फिर मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे, बिल्कुल। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर कि टोटल 4 तरीकों से हम वेव्स यानी कि तरंगों को विभाजित करते हैं। अब एक एक करके इन सबको समझते हैं क्या है ये, और किस तरीके से माध्यम के आधार पर तरंगे कितने तरीके की होती हैं, ऊर्जा संरक्षण के आधार ऊर्जा संरक्षण के आधार पर कितनी होती है, डायमेंशन यानी कि विम्य आधार पर कितनी होती है, और कणों के आधार पर कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले हम माध्यम के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। देखो, वेव्स जो होती है वो बहुत तरीके की होती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माध्यम के आधार पर, मीडियम के आधार पर। तो मीडियम के आधार पर अगर हम बात करें तो जो किसी माध्यम में उत्पन्न वह विषम अपना स्वरूप बदले बिना माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, जैसे ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग तरंगे। आप कह सकते हो कि ये वो तरंगे हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अगर हमें ये वाली वेव, ये वाली तरंग अगर बनानी है तो उसके लिए माध्यम का होना जरूरी है, मीडियम का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि साउंड है यानी कि ध्वनि है, तो साउंड के लिए भी आपको मीडियम चाहिए, यानी कि आपको एक माध्यम चाहिए। और जब मैं माध्यम बोलता हूं तो मैं वहां पर उसके अंदर बात करता हूं कि वहाँ पर कण हो, पार्टिकल हो। तो कणों की वजह से यहाँ पर हमारी तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, तो ऐसी तरंगों को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, जहाँ पर हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए, जैसे ध्वनि की वेव यानी कि स्प्रिंग वेव हो गई, है ना। तो ये सब क्या है, हमारी मीडियम के बेस पर है। इवन पानी में जो लहरें उठती हैं वो भी माध्यम की आवश्यकता वहाँ पर भी होती है, बिना पानी के क्या वो लहरें उठेगी, नहीं उठेगी। तो इसीलिए वहाँ पर भी हमें मीडियम चाहिए। तो ऐसी तरंगों को हम मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ठीक है,
अब दूसरी जो आती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अभी हम माध्यम के आधार पर बात कर रहे थे, तो पिछली तरंगे वो तरंगे थी जिनको माध्यम की आवश्यकता है, जिनको मीडियम की ज़रूरत है, उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए। बट ये ऐसी तरंगे हैं जिनके लिए अगर मीडियम हो या नहीं हो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो भी एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का, एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि इनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, माध्यम नहीं होना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं है, माध्यम नहीं भी हो तो भी चलेगा। जिसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये सन है, सूर्य है, ठीक है, और सूर्य से ये अर्थ पर समझ लो लाइट आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है? लाइट आ रही है। और हमें पता है कि जो लाइट होती है ये भी एक तरीके की क्या है? वेव है। क्या है? वेव है। तो जब सन से अर्थ पर लाइट अगर आएगी, स्प्रिंग तरंग, यानी कि स्प्रिंग, जो स्प्रिंग को अपन जैसे कंपन करवाते हैं ना, वो स्प्रिंग का कह रहा है ये, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि सन से जो प्रकाश यहाँ पर धरती पर आया, तो आप देखेंगे कि सन और धरती के बीच में कोई माध्यम नहीं है, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ देखोगे तो इनके बीच में माध्यम है ही नहीं। तो इसको हम बोलते हैं निर्वात, यानी कि वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। निर्वात यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता। तो भी सूर्य से प्रकाश निकल के कहाँ पर पहुँचा? धरती पर। या फिर जो ऊर्जा का संचरण है वो तो हुआ है, सूर्य से धरती के बीच में हुआ है। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि बिना माध्यम के भी तो प्रकाश चला, यानी कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह आई, वेव एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। बट वो जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंची है तो बिना माध्यम के वो पहुंची है, ठीक है। तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। अब इसका नाम विद्युत चुंबकीय क्यों है? बिकॉज इसमें विद्युत और चुंबकीय गुण दोनों होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें दोनों हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लेना। यानी कि पहली चीज़ तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो परास होता है, यानी कि जो रेंज होती है, उसकी जो लेंथ होती है ना, वो कितनी होती है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻4 होगा ये माइनस, ठीक है। बात समझ में आ गई? दूसरा इंपॉर्टेंट, जैसे इसके एक एग्जांपल है, जो भी लाइट वहाँ से आती है, प्रकाश तरंगे, उष्मा विकिरण, रेडियो तरंगे, एक्सरे किरणें, हमें पता है ना वो 7 बैंड होते हैं जब प्रकाश आता है सूर्य से, जिसमें एक्सरे, गामा रे, है ना, रेडियो वेव, सब तरीके की तरंगे हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वो है कि वो सारी की सारी जो वेव्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगर हम माध्यम के आधार पर बात करें तो 2 तरीके की तरंगे होती हैं, वो तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है और वो तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है वो तरंगे हमारी क्या कहलाती है? मैकेनिकल, और जिनको नहीं होती है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। साउंड किस कैटेगरी में आता है इसको अच्छे से याद रखना, बिकॉज चैप्टर हमारा साउंड है। तो साउंड हमारा एक यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है, एक मैकेनिकल तरंग है। और लाइट कैसा है? लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं तो डायरेक्ट यही पूछते हैं कि दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि साउंड जो है वो हमारी यांत्रिक तरंग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आता है कि एनर्जी के प्रोग्रेशन, ऊर्जा संरचन के आधार पर हम बात करते हैं तो 2 तरीके की तरंगे आपको मिलेगी। एक तरंग जो आगे की तरफ बढ़ती चलती है, यानी कि जो हमेशा आगे की तरफ प्रोग्रेसिव रहती है, तो इसका नाम ही यही है प्रोग्रेसिव, जिसको हम प्रगामी बोलते हैं। प्रगामी का मतलब लगातार वो आगे की तरफ चलती जाए। तो ऐसी तरंगे जो लगातार ऊर्जा का संरक्षण करती जाए उसको हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर होता यह है कि जो स्पीड होती है वो उनकी नियत होती है, यानी कि स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ये तरंगे जो माध्यम एक नियत वेग से आगे की तरफ बढ़ती हैं, नियत वेग यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ये आगे की ओर चलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन तरंगों में सभी कणों का आयाम समान होता है। तो वही सेम चीज आयाम, यहाँ पर एक नई चीज आपको दिखने को मिलेगी। आयाम जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो असल में क्या होता है? एक तरंग का अधिकतम, कणों का अधिकतम विस्थापन होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका आयाम। आयाम का मतलब होता है कणों का विस्थापन, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इनमें सभी का सेम होता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, वेव जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर की सरफेस पे जो पानी का हम समझ लो पत्थर फेंकते हैं तो जो तरंग उसमें बनती है वो प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, हम पढ़ते हैं। अब जैसे एक एनर्जी को प्रोग्रेस करती है, ठीक है,
सर जी इसकी कोई चाल भी छोटा होगा? मैं समझा नहीं कुंदन, क्या पूछना चाहते हो? ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरे तरीके की इसमें क्या आ गई, अप्रगामी तरंगे। अब अप्रगामी तरंगे का मतलब होता है नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव मतलब वो तरंगे जो आगे की तरफ नहीं बढ़ती। अब यानी कि जैसे कि पिछली बार आपने देखा था, इससे पहले वाली में वो थी हमारी वो तरंगे जो आगे की तरफ बढ़ती हैं, जो प्रोग्रेस होती हैं, जो आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। बट ये वाली तरंगे हमारी नॉन प्रोग्रेसिव होती है, जो आपको रुकी हुई दिखाई देती है। इसको हम स्टेशनरी बोल सकते हैं, इसको हम रुका हुआ बोल सकते हैं, अप्रगामी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह तरंगे गमन नहीं करती, आगे की तरफ नहीं जाती, तथा माध्यम में बंद के रहती है, यानी कि वो उसके अंदर बंधी हुई रहती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट, ऊर्जा का संचरण नहीं होता। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था। पहला वाला जो था हमारा प्रगामी तरंगे, उसमें ऊर्जा का संचरण हो रहा था, एनर्जी का चाल भी होता है क्या? हाँ, चाल भी होगा, अभी आगे आएगा, देखना पूरा पढ़ाऊंगा आपको कि वेव के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तरंगों में आयाम क्या होता है, तरंग की चाल क्या होती है, सब एक साथ मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा था कि इसमें ऊर्जा का जो संचार होता है वो नहीं होता। और देखने वाली बात है, अगर हमारी तरंग प्रगामी है तो प्रगामी में ऊर्जा का संचरण होता रहता है। बट वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, नॉन प्रोग्रेसिव तरंगों की, तो उसके अंदर ऊर्जा का संचरण नहीं होता। संचरण यानी कि आगे नहीं बढ़ती। अब इसका ये होता है कि ये कैसे बनती है, नॉन प्रोग्रेसिव वेव जो होती है ये किस तरीके से बनाई जाती है, जो कि आपको एक रुकी हुई प्रतीत हो। तो इसके अंदर हम ये वाली क्रिया करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अध्यारोपण। अध्यारोपण जो होता है उसका मतलब होता है जब हम दो तरंगों को मिलाते हैं। क्या करते हैं? मिलाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देता हूँ, एक तरंग हमारी ये है, ठीक है, और एक तरंग मैंने दूसरी इसमें जोड़ दी, ये वाली। जब मैं दोनों को जोड़ दिया तो ये कैसी बन गई, इस तरीके से बन गई ना। तो ये तरंग जो होती है इसको हम बोलते हैं अध्यारोपण, यानी कि जब आप दो तरंगों को जोड़ देते हैं। तो ये जो अप्रगामी तरंगे हैं ये अध्यारोपण के द्वारा बनाई जाती है। इसको इंग्लिश में सुपर इम्पोजिशन भी कहते हैं, जब दो तरंगों को हम जोड़ते हैं। अब ये वाली जो तरंगे होती हैं ज़्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में काम आती है। मुन्नू कुमार, जय हिंद। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बांसुरी हो गई, है ना, ऑर्गन पाइप हो गया, ये सब पाइप में बेसिकली जब आप फूंक मारते हो, जो बंद पाइप है, खुला पाइप है, गिटार हो गया, ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो साउंड बनती है वो साउंड हमारी नॉन प्रोग्रेसिव तरंगे कहलाती है। ठीक है, तभी और ध्यान रखना, नॉन प्रोग्रेसिव वेव जो होती है ये थोड़ी सी सुनने में भी मधुर होती है, यानी कि ये जो साउंड होती है ये म्यूजिकल साउंड होती है। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपके क्वेश्चंस नहीं बनते, बट स्टिल हम इसको आगे जाके और भी समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, विमे यहाँ पर मतलब यहाँ पर उससे नहीं है कि हम MLT निकालते नहीं है, वो विमा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी तरंग है, जो हमारी वेव है, वो कितने तलों में जा रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो एक तल में है, एक तल का मतलब एक्स एक्सिस में है, क्या वो एक्स और वाई दोनों में है, क्या वो 3D है। हमने कई बार वर्ड सुना होगा ना, 3D, 2D, 1D, तो ये वो वहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक विमेय, द्विविमेय और त्रिविमेय, है ना। तो यहाँ पर हम भी बात कर रहे हैं कि एक विमेय तरंग क्या होती है। तो जब एक तरंग एक सरल रेखा में रूप में गति करे, सिंपल एक सरल रेखा के रूप में गति करे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक विमेय तरंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक विमेय तरंग। बहुत सरल सी होती है, जैसे कि आपने क्या किया, एक सीधी बंधी हुई रस्सी में उत्पन्न तरंग, आपने एक रस्सी को दीवार से बांधा और इसमें आपने झटका दिया, तो ये जो तरंग बनी रस्सी के अंदर ये हमारी एक विमेय होती है, ये सिर्फ एक ही दिशा में होती है। ठीक है, अब रही बात इसके बाद दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है द्विविमेय। तो द्विविमेय यानी कि अब दो दिशा में तरंग चलती है, ना कि एक दिशा में चलेगी बल्कि दो दिशा में चलेगी। जैसे कि जब कोई दो तरंग दो विमाओं में गतिशील हो, यानी कि दो डायमेंशंस के अंदर मोशन करती हो, यानी कि एक्स और वाई में भी कर सकती है, जैसे कि वेव जनरेटेड ऑन सरफेस। अब होता क्या है कि जब आप एक पानी की सतह के अंदर ऐसे आप पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि दो तरीके से चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। एक तो ये तरंग ऐसे भी उठती है और एक तरंग आगे भी जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये
ऐसे मोशन भी कर रही है और ऐसे मोशन भी कर रही है। तो इस तरीके की तरंगों को हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय। द्विविमीय वो तरंगे हैं जो दो दिशाओं में मोशन करती है। तो आप जब पानी के अंदर रुके पानी में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो वो जो लहरें उठती है ना, वो लहरें क्या करती हैं, आगे की तरफ भी जा रही हैं और ऐसे ऊपर नीचे भी कर रही हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ही। अब एक आता है त्रिविमीय। वैसे आपके कोर्स में इतना ये नहीं पूछा जाता, बट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ही की तरंगे होती कितने प्रकार की हैं। ठीक है, अब जो त्रिविमीय होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। त्रिविमीय तरंगे वो तरंगे होती हैं जो भी मैंने आपको बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो सब त्रिविमीय तरंगे होती हैं। और ये तरंगे जो होती हैं ये तीनों विमाएँ में चलती हैं, एक्स वाई जेड, है ना। और इसके अंदर एग्जांपल इसका रेडियो तरंगे हैं, है ना, बहुत सारी तरंगे हैं जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आती हैं, वो सारी तरंगे त्रिविमीय में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो मैं आपको दो तरीके की तरंगे पढ़ाऊंगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। राहुल वर्मा, जय हिंद। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका थोड़ा मेन होता है, अब ये हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं आधार कौन सा, ये हमारा आधार है कणों के गति के उसके आधार पर, यानी कि जो कण होते हैं माध्यम के या मीडियम के, उसका मोशन और तरंग के मोशन के ऊपर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य जो तरंग होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब अनुदैर्घ्य तरंग क्या है। अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब देखो, समझो सिंपल सी चीज कि समझ लो ये आपका कण है, ये आपका कण है, इसको ऐसे समझो। अनुदैर्घ्य क्या कहता है कि समझ लो ये आपके कण है, पार्टिकल्स हैं माध्यम के, और मैंने आपको बोला था माध्यम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंपन करते हैं, तभी तो ऊर्जा का संचरण एक जगह से दूसरी जगह पर होता है। ठीक है, रोशन कुमार, जय हिंद। ठीक है, तो हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल आपने इसको पहले वाले कण को ऊर्जा दी इसको, तो ये वाला क्या करेगा, आगे जाएगा, फिर ये आगे वाले को धक्का देगा और इस तरीके से ये कंपन करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे आगे की तरफ आगे की तरफ। तो आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पर कि जैसे जैसे आप कणों को आगे से आगे करते जाएंगे तो कंपन होते जाएंगे, और कंपन की जो दिशा है यानी कि इन कणों की जो दिशा है वो ऐसी है। ठीक है, आगे की तरफ। और अगर मैं बोलूँ ये पूरी तरंग की दिशा कहाँ है, वो भी आगे की तरफ जा रही है, यानी कि इसके अंदर क्या हम बोल सकते हैं कि इस तरंगों के अंदर, इन तरंगों के अंदर कणों की दिशा और तरंग की दिशा एक होती है। पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है, पार्टिकल का जो मोशन होता है उसकी डायरेक्शन और हमारे वेव की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। क्या होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। तो ऐसी तरंगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे सेम यही लिखा हुआ है, इसमें तरंगों की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में होती है। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, यानी कि जो भी कण होते हैं माध्यम के, पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, उनका वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है। अब इसका एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आता है हमारा साउंड, है ना। यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में लिख लेना साउंड। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउंड असल में एक कैसी वेव है, तो साउंड हमारी एक अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड के अंदर जो माध्यम के कण होते हैं उनकी वाइब्रेशन की दिशा और तरंग की दिशा कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, तो इन तरंगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके की वेव इसमें कौन सी पढ़ते हैं, तो वो होती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जिसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। अब अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जो हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल में हमने क्या समझा, तो लॉन्गिट्यूडनल में हमने ये समझा था कि जो कण होते हैं उनके कंपन की दिशा और तरंग की दिशा एक होती है। ठीक है, बट इसमें भी अब यहाँ पर भी हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पर अब जो दिशा होती है वो एक ना होके एक दूसरे के लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब इसको कैसे समझना है, चलिए समझ लो ये आपकी तरंग है। ठीक है, ये आपकी तरंग है। अब इस तरंग के अंदर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक कण है, यहाँ पर एक कण है, तो ये कंपन कैसे कर रहे हैं, इस दिशा में। ये कैसे कर रहे हैं, इस दिशा में। ये कैसे कर रहे हैं, इस दिशा में। ये कण कौन से हैं, जो माध्यम के कण हैं। तो माध्यम के जो पार्टिकल्स हैं वो
इस तरीके से कंपन कर रहे हैं। बट तरंग कहाँ जा रही है? तरंग जा रही है ऐसे, तरंग तो आगे की तरफ जा रही है, प्रगामी है, प्रोग्रेसिव है। यानी कि ये वाली जो टाइप है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे तरंग की दिशा है वो ऐसे है और जो हमारे कणों की दिशा है वो ऐसे है। तो इनके बीच का कितना एंगल आ गया? 90 डिग्री। तो ये वाली जो तरंग होती है, इन तरंगों को ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। तो इसीलिए अगर आप इसका ये पढ़ोगे, हिंदी वही लिखा हुआ है, इसमें तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है। तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। जो हमारे वेव की डायरेक्शन है और जो कणों के वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, अब वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। तो इस तरीके की वेव को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं या अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब इसका भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट जो है वो असल में एक तरीके की अनुप्रस्थ है यानी कि ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? बाकी रेडियो वेव, एक्सरे तो सब उसी से निकलती हैं, तो वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली ट्रांसवर्स ही हो जाती हैं। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो सभी को समझ में आ गया। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको फाइनल बता देता हूँ कि जो मेन चीज़ें क्या क्या हमने इसमें पढ़ी हैं। ठीक है, तो जब हमने साउंड के बारे में जब हमने वेव के बारे में बात करी, तो मैं आपको थोड़ा सा बस शॉर्ट में बता देता हूँ वापस एक बार। तो जो हमने वेव के बारे में बात करी है, तो वेव के विभाजन की अगर बात करें, सबसे पहला आता था हमारा माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार में दो तरीके की होती है, एक होती है मैकेनिकल जिसको हम यांत्रिक बोलते हैं, और एक होती है नॉन मैकेनिकल या फिर EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर दूसरा हमने देखा था किसके आधार पर? ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर दो देखी थी हमने, एक देखा था प्रोग्रेसिव जिसको हम प्रगामी बोलते हैं, और एक नॉन प्रोग्रेसिव जिसको अप्रगामी बोलते हैं। वो तरंगे जो चलती हैं, जो रुकी हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, फिर हमने तीसरा इसमें क्या देखा था? तो तीसरा हमने देखा था विमा के आधार पर, डायमेंशन के आधार पर। तो इसमें 1D भी होती है, 2D भी होती है और 3D भी होती है। और चौथा विभाजन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पार्टिकल यानी कि कणों के आधार पर, कणों की गति के आधार पर। इसमें दो तरीके के हमने पढ़े, इसमें हमने एक पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल और एक पढ़ा हमने ट्रांसवर्स। हिंदी में अगर बात करें, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ठीक है, तो ये कुछ हमारा मुख्य रूप से, हाँ लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा तरंगों का विभाजन हो गया है। सभी को समझ में आया यहाँ तक? अब अगर मैं साउंड की बात करूं, यानी कि मैं बोलूं कि साउंड कौन सी वेव है, ध्वनि कौन सी तरंग है, तो ध्वनि हमारी यांत्रिक तरंग है, ध्वनि हमारी प्रोग्रेसिव भी है, नॉन प्रोग्रेसिव भी है, दोनों हो सकती हैं। ठीक है, ध्वनि हमारी 3D है, और पार्टिकल के आधार पर देखें तो ध्वनि हमारी लॉन्गिट्यूडनल है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि हमारी कौन सी तरंग है, किस आधार पर हम बात कर रहे हैं, उसके आधार पर अगर हम देखें तो हमें बताना है ध्वनि किस आधार पर किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू वेव। वेव क्या है, वेव कितने तरीके की होती है। अब बात दूसरी करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि अब जब भी हम एक तरंग की बात करते हैं तो तरंग में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है। तरंगों के अंदर क्या क्या ऐसे राशियां आती हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले राशि जो आती है किसी भी तरंग के अंदर वो होती है एम्पलीट्यूड, आयाम। मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था बट फिर एक बार आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, माध्यम के अंदर जो कण होते हैं वो कंपन करते हैं। समझ लो ये कण है, ये कण क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। ठीक है, ये कण जो है ये कंपन कर रहा है। तो जो कंपन करता है, समझ लो ये कण अगर कंपन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो ये कितना ऊपर गया, कितना विस्थापन इसने अधिकतम तय किया, उसी को हम बोलते हैं आयाम। आयाम का मतलब होता है कि जो प्रत्येक कण होता है, पार्टिकल होता है, वो कितना ज़्यादा वाइब्रेशन कम ज़्यादा कर रहा है। तो मैक्सिमम जितना कण वो ऊपर जाएगा उतना ही आपका वाइब्रेशन उसका मतलब होगा, मैक्सिमम वाइब्रेशन उतना ही होगा। तो जितना ये कण ऊपर जाता है उतना विस्थापन को, उतने अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ भी लेना, वही सेम चीज़ लिखा है
माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि ये ऊपर नीचे दोनों होते हैं, वाइब्रेशन तो ऐसी होगा ना, कंपन, तो ये ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। पर ये जितना नीचे और जितना ऊपर जा सकते हैं अधिकतम, उसी को हम आयाम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे बताया जाता है? ए से बताया जाता है, ठीक है। जैसे अब इस तरंग में आप देखे होंगे ये एम्पलीट्यूड है, ये हमारा आयाम है, यहाँ पर ये वाला हमारा आयाम है। कण का सबसे ज़्यादा जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को हम आयाम कहते हैं। तो ये हमारी पहली टर्म हो गई कि आयाम क्या होता है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसको हिंदी में बोला जाता है तरंग धैर्य। क्या बोला जाता है? तरंग धैर्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी वेव, उसका जो साइज़ होता है, यानी कि अभी हम बोलते हैं शर्ट मैंने इतने साइज़ की पहनी है, पैंट मेरी पैंट का साइज़ ये है, तो हर चीज़ का साइज़ होता है ना, हर चीज़ का एक आकार होता है, उसका एक लेंथ होता है। तो उसी तरीके से किसी भी वेव की लंबाई कितनी है, वेव का आकार क्या है, वेव किस साइज़ की है, उसको बताने के लिए हमें वेवलेंथ की सहायता पड़ती है, तरंग धैर्य की सहायता पड़ती है। अगर इंग्लिश में देखें तो वेव लेंथ, यानी कि ये वेव की लेंथ बताता है, वेव की जो लेंथ है, वेव का जो साइज़ है, आकार है, उसके बारे में यहाँ पर ये बात करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ तरंग धैर्य यानी कि वेवलेंथ होता क्या है, तो ये असल में किसी भी वेव की लंबाई हमें बताता है। कोई वेव छोटी है, कोई वेव बड़ी है, ठीक है। सर जी, आयाम और श्रृंग दोनों समान हुए। फिर आयाम का मतलब होता है कण कितना ऊपर जाता है, ठीक है। आयाम का मतलब होता है कण कितना और नीचे कितना अधिकतम नीचे जाता है, उसी को हम बोलते हैं। श्रृंग क्या होता है? श्रृंग का समझा नहीं कुछ। ये आयाम होता है, ये आयाम होता है। तो किसी भी तरंग के लिए दोनों ये बराबर होंगे ना। आयाम ये विस्थापन है, ये विस्थापन, ये दूरी है, ठीक है। ओके, तो किसी भी वेव का जो लेंथ होता है उसको हम तरंग धैर्य कहते हैं। अच्छा, अब इसको किस तरीके से नापा जाता है? तो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो तरंग धैर्य होता है उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो कुंड, कोई भी दो शिखर हम ले सकते हैं। कुंड शिखर मतलब यहाँ पर ये होता है हमारा जो चढ़ने वाला, इसको हम कुंड शिखर बोलते हैं। ये हमारा कुंड होता है जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप इससे यहाँ तक की दूरी नाप लें, चाहे तो दो के बीच में नाप लें, चाहे तो दो इनके बीच में नाप लें। तो इसको हम बोलते हैं क्या? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अगर आप डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, तीनों तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी भी लैम्डा होती है, इन दोनों के बीच की दूरी भी लैम्डा ही होती है, इन दूरी के बीच की भी लैम्डा होती है, ठीक है। तो जो लैम्डा होता है वो असल में हमें तरंग का लेंथ बताता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैंने दो तरंगे बनाई, एक है ये, एक दूसरी बनाते हैं, और एक है ये, एक तीसरी बनाते हैं, और एक है ये। अब अगर आप देखोगे तीनों तरंगों की लंबाई मैंने सेम ली है, ये सेम डिस्टेंस लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बोलूँ कौन सी तरंग की लेंथ छोटी है, कौन सी तरंग की लेंथ बड़ी है, तो तरंग की लेंथ आप इनके बीच का दूरी नाप लो, ये वाली। तो आप देख सकते हो ये इतना है, इसमें कितना है, इसमें इतना है, और इसमें तो उससे भी छोटा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये वाली तरंग सबसे छोटे वाले साइज़ की है, फिर ये वाली आती है और सबसे बड़ी साइज़ की ये है। तो जितना ज़्यादा एक दूसरे से ये दूर होंगे उतना ज़्यादा इनका तरंग धैर्य होगा। तो तरंग धैर्य हमें बस यही बताता है कि कोई भी वेव है उसका साइज़ क्या है, आकार क्या है, ठीक है। अब इसको दर्शाया किससे जाता है? लैम्डा से। लैम्डा क्या है? असल में है तो ये दूरी ही, क्या है? डिस्टेंस ही तो है। तो इसका कंफ्यूज मत होना कि लैम्डा कोई नई चीज़ आ गई है। लैम्डा असल में एक दूरी तो है, वेव लेंथ है, वेव की लेंथ है, तरंग की लंबाई है, तो इसीलिए है तो ये लंबाई, तो है ये दूरी। तो इसको भी हम मीटर में ही नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आयाम भी मीटर में नापते हैं और इसको भी मीटर में नापा जाता है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो तरंग धैर्य है इसको और किस किस चीज़ों में नापा जाता है, मतलब इसको और कैसे लिखा जाता है। इसको कई बार एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। अब एंगस्ट्रॉम से क्या समझ में आता है, ये हमने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा था।
1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, हिंदी में भी एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 × 10⁻⁻10 मीटर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी तरंग का जो लैम्डा होता है वो बहुत 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 छोटा होता है, क्योंकि ये तरंग बहुत छोटी आकार की, आपको ऐसे ही दिखेगा थोड़ी आपको तरंग में। कहने का मेरा मतलब ये है कि तरंग के अंदर जो ये लैम्डा होता है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो इसीलिए हम उस छोटे लेंथ को दिखाने के लिए एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसी भी तरंग का जो किसी भी तरंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो समझ लो 5400 एंगस्ट्रॉम है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि यार ये क्या चीज़ है, तो असल में ये मीटर में आप इसको बदल सकते हो। तो अगर मैं इसको मीटर में बदलूंगा तो ये 5400 × 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। तो है तो ये लैम्डा हमारा मीटर ही है, तो ये हमारा लेंथ ही। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो असल में आकार या साइज हमें बताता है किसी भी वेव की। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कि आवर्ती क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी आवर्ती, यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो ऐसे कि समझ लो ये तरंग चल रही है। क्या कर रही है? तरंग चल रही है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 2 तरंगे हैं, एक तरंग ये है और एक तरंग मेरे पास ये है। दोनों का आप देख सकते हो कि मैंने सेम साइज़ का वो लिया है, बट इसका तरंग दैर्घ्य और इसके तरंग दैर्घ्य में बहुत फ़र्क है। इसका तरंग दैर्घ्य कम है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? कम है। हाँ बिल्कुल, हाइगन्स ने दिया था। ठीक है, अब लेट से यहाँ पर मैंने गेट बनाया। गेट मतलब एक इमेजिनरी, एक आभासी मैंने गेट बनाया। अब मैं यहाँ पर टाइम नोट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि 10 सेकंड यहाँ पर भी लिया, 10 सेकंड यहाँ पर भी लिया। अभी तरंग पास हो रही है। लेट से इस गेट से 1 और 2 ऐसे 2 निकले, बट इस गेट से 1 2 3 निकले। तो क्या हमने देखा? हमने देखा कि इसके अंदर 1 सेकंड में 2 बार ये शिखर निकले, बट इसके अंदर 1 सेकंड में 3 बार निकले। तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवर्ती है ना, ज़्यादा है। आवर्ती का मतलब होता है 1 सेकंड में कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, कोई 1 सेकंड में कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि मेरी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एक दिन में 1 क्लास आती है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ किसी समय में कितनी बार हो रही है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों तरंगों में से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी है, तो फ्रीक्वेंसी आप ध्यान रखना, उसका मतलब होता है 1 सेकंड में इसमें से ज़्यादा कौन निकलेगा, ज़्यादा ऐसे शिखर कितने किस में निकलेंगे, कुंड ज़्यादा किस में निकलेंगे, किस में ज़्यादा वेव्स निकलेंगी, तो आप बोलोगे ये वाली। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, कितनी बार कंपन हो रहा है बोल सकते हो। माध्यम में किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, तो जितने 1 सेकंड में ज़्यादा कंपन होंगे उतना उसकी आवर्ती ज़्यादा होगी। जैसे इन दोनों में 1 सेकंड में सिर्फ 1 2 ऐसे हुआ, बट इसमें 1 सेकंड में देखिए कितनी बार इसने कंपन कर लिया, तो इसलिए इसकी आवर्ती क्या है? ज़्यादा है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस वेव की, जिस तरंग की, है ना, तरंग दैर्घ्य, जिस वेव की तरंग दैर्घ्य कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बिल्कुल ये सही चीज़ है। ठीक है, तो जो वेव जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो उसकी आवर्ती कम होगी, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसकी आवर्ती ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ, आप देख सकते हो। इस लाइन को हम लो फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 सेकंड में बस इतने कंपन हुए हैं। वहीं पर दूसरी वाली हमारी मीडियम फ्रीक्वेंसी है, मध्य की जो आवर्ती है, जिसमें आप देख सकते हो 1 सेकंड में इतनी बार कंपन हुए हैं, बट वो पहले वाले से ज़्यादा हुए हैं, तो इसीलिए इसको मीडियम बोल दिया। जो सबसे नीचे है वो आप देखिए क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है। और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अब आप देखिए 1 सेकंड में ये कितनी बार कंपन कर रहा है, तो इसीलिए जितना आपका तरंग दैर्घ्य कम होगा उतनी आपकी आवर्ती ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसको दर्शाते कैसे हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है? एन से। एन से करते हैं, एफ से करते हैं, इस तरीके से भी करते हैं। ठीक है, तो बहुत तरीके होते हैं इसको आवर्ती को बताने के। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक इसका हर्ट्ज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, और 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स यानी कि 1/f जो होता है, सॉरी सेकेंड इनवर्स, माय मिस्टेक, तो ये होता है सेकेंड इनवर्स।
तो फ्रीक्वेंसी की एक और यूनिट आप ध्यान रखना, सेकंड इनवर्स, यानी कि 1/सेकंड, और 1/सेकंड को ही 1 हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, तो 1 हर्ट्ज किसके बराबर हो गया? 1 कंपन प्रति सेकंड। तो इसीलिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है 1/t, यानी कि 1/t। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में समझी है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ रहेगा। तो आज हमने देखा कि तरंग क्या होती है, तरंग का विभाजन क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उसके बारे में बताई जो वेव्स में होती हैं, जिसमें हमने देखा आयाम क्या होता है, तरंग धैर्य क्या होता है और आवृत्ति क्या होती है, यानी कि एम्पलीट्यूड, फिर हमने देखा वेवलेंथ, देन हमने देखा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और फिर हम अब नेक्स्ट जो होगा टॉपिक कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक सभी अपना ध्यान रखना और इसी तरीके से पढ़ते रहना। तब तक सभी को मेरी तरफ से, शौर्य भारत टीम की तरफ से, जय हिंद, वंदे मातरम।